हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट 4 मैथमेटिक्स सेकंड बीटेक का है, सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, वन शॉट वीडियो ये रहेगी। इसमें हम सब टॉपिक कवर करेंगे और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एकेटीयू के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने की पॉसिबिलिटी है, वो हम इस वीडियो में पूरे कवर करेंगे। तो ये आपकी वन शॉट वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 4 है, यानी कि यूनिट आपकी 4 है, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन है। और इसके बाद हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 है आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, एक दूसरे से रिलेटेड हैं दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल चैनल बीटेक वाला अंकुश कुमार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। कि सबसे पहले हमें सर एनालिटिक फंक्शन बता दीजिए क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन होता है कि उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी नंबर आता है, जैसे कि फॉर्म में लिखा होता है x प्लस आई वाई की फॉर्म में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है। i जहाँ पर आ जाएगा वो आपका क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें हमारा i होता है, रियल पार्ट में कुछ i नहीं होता है। ठीक है, रियल पार्ट, इसमें हम रियल पार्ट को x से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को y से डिनोट करते हैं। अब कोई पूछने लग जाता है कि सपोज कॉन्जुगेट बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि z बार से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर z बार है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई है, ये x प्लस आई वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार इज इक्वल टू, ये साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस के आई वाई। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट हो गया। इसका अगर हम आर्गूमेंट निकालते हैं तो तब क्या हो जाएगा, उसमें ये एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर 3 प्लस 4i, तो 3 प्लस 4i को जब हम करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो ये कितना होगा, ये 25 का कितना आ गया 5। जो जेड की भी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगी। ठीक है, आर्गूमेंट थीटा से डिनोट करते हैं, tan इनवर्स y अपॉन एक्स इसका फॉर्मूला होता है। इज दैट क्लियर। ओके, ठीक है। उसके बाद एक पोलर फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, हाँ जी। पोलर फॉर्म देखते हैं जो r और थीटा की फॉर्म में होती है। ठीक, क्या होती है कि x को हमने r cos थीटा मान लिया, y को r sin थीटा मान लिया, लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, कि ये किसकी फॉर्म में है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो x की जगह यहाँ पर क्या है, r cos थीटा है, प्लस i एज इट इज है, y की उतार लिया हमने r sin थीटा, फिर r को हमने कॉमन ले दिया है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये जो cos थीटा और i sin थीटा होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, e की पावर i थीटा। ठीक है, e की पावर आई थीटा के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर। r की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो r की वैल्यू हम करेंगे कि इन दोनों को हम ऐड कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दें, फिर ये आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ पे देखिए, ये एक्स स्क्वायर क्या है, आर कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर, इसका स्क्वायर। अब जब स्क्वायर को जब हम खोलेंगे एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर क्या रहा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा था। इज दैट क्लियर, समझ में आया। ओके, उसके बाद y अपॉन एक्स
वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल आउट, वाई अपॉन एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स जो आर्गूमेंट आता है, ये इसका फॉर्मूला है। यदि कोई एक्सपोनेंशियल में पूछ लेता है, एक्सपोनेंशियल में क्या आता है, तो अभी मैंने बताया ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, और जेड इज इक्वल टू, जो जेड यहाँ पर आया है इसकी जगह आर एज इट इज है। देखिए जेड इज इक्वल टू, ये आया था ना आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ई की पावर आई थीटा, और आर हमारा एज इट इज है, ये जेड के इक्वल हो गया है। ठीक है, ये यूज़ होगा क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ जी। उसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है। यदि हमें सेंटर के दो पॉइंट दे रखे हैं 0,0 या फिर h, k और रेडियस दे रखी है r, तो क्या हो जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि सेंटर के 0,0 दे रखे हैं पॉइंट, तब क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या होती है, सेंटर की सर्किल की क्या होती है, इक्वेशन होती है। ठीक, ओके। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, जब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, तो मोड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, और सी जो सेंटर है वो जेड नॉट मान लिया है, और रेडियस कितनी है आर। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो ये 3 आ जाती है। ठीक, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन, यहाँ फंक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जेड इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस आई वाई, ये आपकी क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको हम w इज इक्वल टू एफ जेड से डिनोट करते हैं। हमने ये इसमें हम यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखनी है, w इज इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड को, जब ये एफ जेड है इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो जब ये एफ जेड है, ये वाली एफ जेड किसके इक्वल है, w के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह w रख दिया, w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला खोल दिया, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस में 2ab, हमने ये यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया। ठीक, ओपन कर दिया है। उसके बाद w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जब आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा 2xy, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा जिसके साथ आई आया है, और ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, और उसको हम u और v लेट करते हैं। ठीक है, इसमें अब 2 फंक्शन हो जाएंगे, मतलब 2 और 2 4 वेरिएबल हो जाएंगे जेड के कितने वेरिएबल हो जाएंगे, एक तो यहाँ पर क्या आ गया, एक x होता है, एक y होता है। ठीक है, x और y वेरिएबल हो गए, उसमें फिर u और v हो जाएंगे, u भी हो जाएगा, फिर v भी हो जाएगा इसमें। इज दैट क्लियर? u और v हो जाएंगे x के, इसमें भी x में u रहेगा और y में भी u और v दोनों रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि जो रियल पार्ट है वो u है, इमेजिनरी पार्ट i v है। इज दैट क्लियर? ओके, u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2xy है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पर हमने क्या करा है, लेट कर लिया है। क्या लेट किया है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जो रियल पार्ट है उसको हमने u लेट कर लिया है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको v लेट कर लिया है। ठीक है, जो w की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आपका w आएगा तो वो कितना आ जाएगा, w इज इक्वल टू, हाँ जी, w इज इक्वल टू u प्लस आई वी हो जाएगा आपका। ठीक है,
इज दैट क्लियर? ओके, और z क्या था? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये आपको दो फॉर्म याद रखनी है। ओके, ठीक है जी। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं कि जो W है वो एफ जेड के इक्वल है। अभी हमने बताया पीछे W इज इक्वल टू एफ जेड होता है। ठीक, यदि ये सिंगल वैल्यू दे रहा है, यदि ये सिंगल वैल्यू यानी कि z की वैल्यू 1 रखें हम, तो एक W की कितनी वैल्यू आ रही हो? 1 ही वैल्यू आ रही हो। ठीक, यदि ये सिंगल वैल्यू देता है तब उस केस में डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? एफ डैश जेड यानी कि डेरिवेटिव किया है हमने लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस के एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। यदि ये डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो तब क्या होगा इसका? ये जेड नॉट से हम इसे इज इक्वल टू जेड नॉट। ठीक, यहाँ पर z की जगह जेड नॉट रख देंगे, उसके बाद ये सॉल्व कर देंगे। और उसमें एक क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पाथ होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट पाथ होना चाहिए। ठीक, हाँ जी। अब बात करेंगे हम एनालिटिक फंक्शन ऑफ रेगुलर फंक्शन या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन। आप एनालिटिक फंक्शन बोल दीजिए, रेगुलर फंक्शन या फिर होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, तो बताइए उसकी डेफिनेशन। डिफाइन एनालिटिक फंक्शन। इफ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड कब कहलाएगा एनालिटिक? यदि कोई पॉइंट है आपके पास z इज इक्वल टू जेड नॉट, यदि वो सिंगल वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है? सिंगल वैल्यू दे रहा है, एंड डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट 0, यानी कि वो जेड नॉट पर जीरो डिफरेंशिएबल नहीं हो, बल्कि क्या हो? एट एवरी पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड, जिस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है उसके आसपास के पॉइंट पर भी क्या होना चाहिए? वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपके पास ये ग्राफ है, ये x हो गया, ये y हो गया। एक पॉइंट हमने मान लिया, ये आपका पॉइंट है जेड नॉट पर ये जो फंक्शन, कोई भी फंक्शन है आपके पास, यदि वो डिफरेंशिएबल है यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए कि इसी पॉइंट पर वो क्या हो रहा है? डिफरेंशिएबल। इसके आसपास के जितने भी पॉइंट हैं उस पर भी वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वही वो तुम्हारा क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गई? ओके। इफ w इज इक्वल टू एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, यदि वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है तब उसको हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट। यदि कोई फंक्शन क्या है? एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है, तब उस केस में हम बोलेंगे वो क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट होता है। ठीक, ओके। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछी जाती है, CR इक्वेशन यानी कि कॉची रायमन इक्वेशन। उससे पहले हमने बता दिया कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है कि ऐसा ना हो कि एक पॉइंट पर ही जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल हो, बल्कि क्या हो? वो उसके जो नेबरहुड वाले पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट पर क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आई डेफिनेशन? आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। उसके नेबरहुड, जितने भी उसके आसपास के पॉइंट हैं उस पर भी वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं हम CR इक्वेशन, कॉची रायमन इक्वेशन। उसके लिए हमने एनालिटिक फंक्शन बता दिया। फिर उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक।
नेसेसरी कंडीशन है। ठीक, क्या है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। एफ जेड हमने अभी बताया, ये जो होता है यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यू प्लस आई वी, जो हमने लेट करा था पीछे। तो मैं कह रहा हूँ पहले पीछे से देखिए वीडियो को, स्किप मत करना, फिर नहीं तो नुकसान हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, क्या है, u प्लस आई वी टू बी एनालिटिक्स इन द रीजन आर दैट्स u और v सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। u और v क्या करें, सेटिस्फाई करें सी आर इक्वेशन को। क्या है सी आर इक्वेशन, हम पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं u का। ठीक है, कैसे करेंगे, डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, पहले x आ रहा है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसमें y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके। यदि एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी है, यदि ये एनालिटिक है तो इसमें क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा ये। ठीक है, डिफरेंशिएबल के लिए हमने फॉर्मूला ये बता दिया है, ये रहा पहला। इसमें जैसे हम 11th और 12th में डिफरेंशिएबल करते थे ना, डिफरेंशिएबिलिटी आपने पढ़ी होगी, तो वही बिल्कुल सेम फॉर्मूला है लिमिट का। ठीक, उसके बाद है सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक्स। क्या क्या कंडीशन है, यदि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो दो इक्वेशन है इनको हम सी आर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी आर इक्वेशन क्या होती है, सी आर इक्वेशन को सबसे पहले आप एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन रखोगे, उसके बाद फिर ये इक्वेशन आपको लिखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन ये आपकी क्या है, सी आर इक्वेशन है। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक्स, यदि ये एनालिटिक्स है तब क्या होना चाहिए, तब वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि एग्जिस्ट और कंटिन्यूस होना चाहिए। कब होना चाहिए, डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई, यदि हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका, इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूस है और सेटिस्फाई कर रहा है सी आर इक्वेशन को, तो उस केस में क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन हो जाएंगे। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है? ओके, आई होप कि समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो 1.2x 25x की स्पीड में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नोट है। नोट क्या है, यू तो होता है आपका, क्या होता है, रियल पार्ट होता है, वी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको हम कॉन्जुगेट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपके एक सिलेबस में कार्टीसियन है, कार्टीसियन फॉर्म में सी आर इक्वेशन और पोलर फॉर्म में। तो कार्टीसियन फॉर्म में क्या है, u विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेल y, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में कर देंगे। u डेल y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, ये रहा, इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x जो जितना यहाँ पर रखा है किसके रेस्पेक्ट में करना है, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख रहा है उसी के रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, पार्शियली डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये है आपके पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में, ये आपके पास क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, ओके, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन से आइडिया बहुत जल्दी समझ में आता है। सो दैट द फंक्शन e टू द पावर x cos y प्लस i sin y इज एनालिटिक फंक्शन। हमें ये शो करना है कि ये एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, u प्लस आई वी, यानी कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए।
ठीक। हाँ जी, तो एफ जेड इज इक्वल टू ये ले लिया हमने जो भी आपके पास गिवन है, उसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग कर देंगे। तो ये आपका क्या है, रियल पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट, और ये क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये हम u इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस वाई, u इज इक्वल टू, फिर हमने ये यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर दिया है एक्स, पार्शियली डेरिवेटिव कर दिया है x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सिमिलरली v हो गया ये। ठीक, ई टू दी पावर x साइन वाई, ये पार्शियली डेरिवेटिव डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x साइन वाई। ठीक, डेल v अपॉन डेल वाई ई टू दी पावर x, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। अब सी आर इक्वेशन क्या है, सी आर इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अब देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला? हाँ जी सर, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। क्या फिर ये दोनों इक्वल हैं? हाँ जी, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या कर रहा है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सी आर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई आर कंटिन्यूअस। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एफ जेड जो दिया गया है आपके पास, एफ जेड ये वाला फंक्शन, ये आपका क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, फिर एफ जो एफ जेड है, जो एफ जेड है उसको हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करेंगे कैसे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये जो आपके पास एफ जेड है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, इसको किसके रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो एफ जेड डेक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, और उसके ये वैल्यू हमने निकाल ली हैं। ये वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स ई टू दी पावर कॉस वाई, ठीक है, प्लस आई और डेल यू और डेल वाई, डेल वाई ई टू दी पावर डेल यू डेल यू डेल वाई ई की पावर साइन वाई। ठीक है, ई की पावर साइन वाई, ई की पावर एक्स कॉमन ले दिया है, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई बचा। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में क्या है, ठीक, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आप जानते हैं y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये होता है फिर x प्लस आई वाई, तो r कॉस, r हमने कॉमन ले दिया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका e टू दी पावर आई थीटा होता है। z इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा। ठीक है, w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, एफ फंक्शन है, फिर z की वैल्यू हमने पुट कर दी है यहाँ से, इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो एफ डैश एक्स आर ई टू दी पावर आई थीटा, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, r का तो 1 हो जाएगा, ई टू दी पावर आई थीटा बचेगा, इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। ये इक्वेशन नंबर 2। फिर अगेन इक्वेशन फर्स्ट को थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे पार्शियली, तो एफ डैश एक्स आर ई टू दी पावर आई थीटा, तो थीटा का 1 हो जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा।
ठीक, उसके बाद हम यूज करेंगे इक्वेशन किसको, फर्स्ट सेकंड को यूज कर रहे हैं, यूज इक्वेशन सेकंड क्या कर रहे हैं, जो इसके प्लेस पर ये क्या है, ये हमने कॉमन ले दिया है, ये जो आर है ये इसके पास भेज दिए, आई आर एक साथ कर दिए हैं, इज इक्वल टू सेम उतार लिया। तो यूज़ हमने यहाँ पर करी है इक्वेशन नंबर 2, क्या है, इसकी जगह ये इस वाले की जगह हमने ये रख दिया है, तो ये रख दिया आई आर इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी हमने दोनों को, फिर इक्वल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, इक्वल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिया, अलग अलग हमने डिवाइड कर इक्वल कर दिया। ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू -1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, AKTU के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारा, फाइंड पी सच दैट फंक्शन एफ जेड है ये। ठीक, एनालिटिक पूछ रहा है, तो CR पोलर फॉर्म में क्या होती है, अभी हमने पीछे लिखा रही है ये दो इक्वेशन। ठीक है, U और V हम फाइंड आउट कर लेंगे, U हमने लिख लिया है, V हमने यहाँ पर लिख लिया। इसका क्या कर देंगे, पार्शियली डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू R करेंगे, फिर थीटा करेंगे। ठीक, R तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2r हो जाएगा, तो 2r cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, हाँ जी। ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर सेम एज इट रहेगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, cos का क्या होता है, माइनस के साथ होता है, जो C वाले होंगे उनका जो होता है वो क्या होंगे, माइनस में होंगे। ठीक है, उसका डेरिवेटिव माइनस में होता है। ठीक, सिमिलरली ये हमने कर दिया। उसके बाद है इक्वेशन फर्स्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो डेल यू अपॉन डेल आर कितना है, 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो डेल वी अपॉन डेल थीटा आर स्क्वायर कॉस पी थीटा पी डॉट पी। ठीक है, तो आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर कैंसिल आउट, 2r cos थीटा इज इक्वल टू आर कॉस पी थीटा डॉट पी। तो कॉस ये आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, एक सेकंड अभी देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही है। 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू आर कॉस पी थीटा, हाँ जी, पी थीटा डॉट पी। ठीक, 2r इज इक्वल टू पी आर और p इज इक्वल टू 2। इस r से ये r तो कैंसिल आउट हो गया, इस r से ये कैंसिल आउट हो गया, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर भी cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos p, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा, तो p की वैल्यू भी 2 आ गई है। ठीक, आप देखिए समझ में आ रहा है, देखो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos p थीटा डॉट p है। ठीक है, ये यहाँ पर cos सेम है। ठीक, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू पी, तो और q से ये q हो गया, p की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक, ओके। उसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है आपका हार्मोनिक। क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। एन फंक्शन f(x,y) इज सेड टू बी हार्मोनिक यदि कब होगा, तब ये सेटिस्फाई करे लाप्लास को, डेल स्क्वेयर f और अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर f अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब ये क्या करे, सेटिस्फाई करे। इसकी एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है कि यदि ये एनालिटिक फंक्शन है तो u और v
दो पार्ट हैं, उन हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है, तो तब क्या होगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन ये इक्वेशन है दोनों, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दिया है। अगेन इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने पार्शियली डेरिवेटिव कर दिया है अगेन 2 बार, ठीक। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को y के अगेन कर दिया और 3 और 4 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। तो ये क्या आ रहा है, 0, यानी कि जो u है वो सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो u है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। सिमिलरली v भी हो जाएगा हार्मोनिक फंक्शन, आप v को करिए सेम ऐसे ही होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। जो यहाँ पर u और v हैं वो क्या है, कॉन्जुगेट हैं। यदि ये u और v कॉन्जुगेट हैं, ये कॉन्जुगेट भी हैं, हार्मोनिक हैं, तो उस केस में इस फंक्शन को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। यदि कोई एक फंक्शन दे रखा हो, यदि कोई एक फंक्शन पूछा हो या फिर दे रखा हो हमें, तो उस केस में 2 क्वेश्चन हमारे होंगे। यदि u दे रखा है तो हमें क्या पूछ सकता है कि कॉन्जुगेट बताइए, यानी कि उसका v पार्ट बताइए। यदि और दूसरा क्या क्वेश्चन हो सकता है कि उसका एफ जेड बताइए। तो एफ जेड क्या होता है, u प्लस आई वी तो होता है। अगर हमें v नहीं पता तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, v, फिर इसमें हम पुट कर देंगे v की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जेड आ जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी। देखते हैं कि लेट u बी गिवन, u क्या है, जब गिवन है तब उस केस में क्या करेंगे, v इक्वल टू वी एक्स वाई है, तो इसे हम टोटल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। टोटल डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कैसे, डेल डी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, ठीक है। ओके, और उसमें हम फिर इसकी वैल्यू हमें तो पता नहीं है कितनी है, क्या है, तो इसकी इक्वेशन फिर सी आर इक्वेशन को यूज करेंगे। सी आर इक्वेशन ये रही, तो सी आर इक्वेशन को डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो उसके जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस के साथ डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस, सिमिलरली इसकी जगह हम ये लिख देंगे और इसको हम m मान लेंगे, इसको हम n मान लेंगे। m और n मान के फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन dx प्लस इसका इंटीग्रेशन dy प्लस में कांस्टेंट c चलेगा, ठीक है। dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, यहाँ पर हम पुट कर देंगे m dx प्लस n dy, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy। m जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y जो यहाँ पर रहेगा, m में जो भी y आएगा वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका n का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें हम वो वाली वैल्यू नहीं लेंगे जिसमें x आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है, x आ रहा है, वो वाली हम वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस यदि फिर उसका m dx प्लस n dy करेंगे, यदि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या होगी, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन पढ़ा होगा। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगी कि क्या है। हाँ जी, आपके पास सो दैट फंक्शन u एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई टू दी पावर 4 इज हार्मोनिक, यदि ये शो करिए कि हार्मोनिक है तो, और फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन भी। तो u एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये आपके पास इसमें क्या है, रियल पार्ट है, ये क्या है, रियल।
एक इमेजिनरी पार्ट होता है तो एक थ्योरम को यूज करते हैं यदि इमेजिनरी या रियल पार्ट में से कोई दिया हो और एफ जेड पूछा हो। तब क्या पूछा है, एफ जेड, तो एक थ्योरम है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर देंगे कैसे, ये 4 आगे आ जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा -6y² 2x प्लस में 0, क्योंकि 0 क्यों हो जाएगा, y यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। फिर अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली तो ये आ जाएगा, फिर y के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर अगेन इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ जी, सेटिस्फाई कर रहे हैं। v इज हार्मोनिक, इक्वल 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो v क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन हो गया। v यदि गिवन है, यदि u u है, u हार्मोनिक हो गया तो v पूछे यानी कि कॉन्जुगेट पूछा है। तो कॉन्जुगेट मतलब जो अभी हमने पीछे पढ़ा था एम डी एक्स वाला। तो v इज इक्वल टू वी एक्स वाई, v जो फंक्शन है वो एक्स वाई है, इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सी आर इक्वेशन को यूज कर देंगे। सी आर इक्वेशन को यूज़ करके डी वी इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने निकाल ली है, नेगेटिव साइन बाहर लगाएंगे, डेल u अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल वाई, ये रहा डेल u अपॉन डेल वाई। हाँ जी, डेल u अपॉन डेल वाई ये रहा। ठीक है, सिमिलरली डेल u अपॉन डेल एक्स को यूज करेंगे यूज कर लिया हमने। ठीक, हाँ जी, उसके बाद है फिर डी वी इज इक्वल टू, ये इसको हम m लेट कर लेंगे, इसको हम n लेट कर लेंगे। जो dx वाला पार्ट होगा उसे हम m लेट करते हैं, dy वाले को n लेट करते हैं। तो डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x, क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ जी सर, ये दोनों इक्वल हैं। तब एक फार्मूला आपको बताया था, क्या फार्मूला था, इंटीग्रेशन यानी कि डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन इंटीग्रेशन एन डी वाई प्लस में कांस्टेंट c, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें हम y को कांस्टेंट लेट करते हैं और इसमें हम x वाली टर्म नहीं लेंगे जिसमें x इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 12x³ y अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस के 4, ये तो कांस्टेंट है, 4y³ रहेगा, यहाँ पर क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये हो गया। इसमें जिसमें x नहीं हो, इसमें तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इससे पहले वाला भी इम्पोर्टेंट है। सो दैट वी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये है e⁻x sin y हार्मोनिक, तो शो करिए। सेम ऐसे ही होगा, आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, वैसे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सेम इसकी तरह ही है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो आप देख लीजिए। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है ये, मिलने-थॉम्स मेथड टू फाइंड एफ जेड को हम एफ जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इसमें। ठीक है, यदि एक पार्ट दिया हो, दिस मेथड इज यूजफुल टू फाइंड एफ जेड डायरेक्टली व्हेन रियल पार्ट u इज गिवन, रियल पार्ट दिया हो या फिर इमेजिनरी पार्ट दिया हो यानी कि v दिया हो, तब उस केस में हम एफ जेड को फाइंड आउट करते हैं। उस केस में हम इस थ्योरम को मिलने-थॉम्स मेथड को हम यूज़ करते हैं। क्या है, यदि u रियल पार्ट है तो u किसका फंक्शन होगा, x और y का फंक्शन होगा। इसको हम
कोई भी आपके पास कोई फंक्शन दिया हो उसको हम डेरिवेटिव पार्शियली डेरिवेटिव कर देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे। जो भी फंक्शन आएगा उसको हम फाई वन एक्स कॉमा वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली फाई टू एक्स कॉमा वाई लेट कर लेंगे, ठीक। उसमें हम क्या करेंगे, जो x है उसको z से रिप्लेस कर देंगे, y को 0 से रिप्लेस कर देंगे, x को z से रिप्लेस कर देंगे तो z कॉमा 0 आ गया। सिमिलरली x को z से y को 0 से रिप्लेस कर देंगे तो फाई टू z कॉमा 0। कब? जब u दिया हो, रियल पार्ट गिवन हो उस केस में। उसके लिए एक डायरेक्ट फिर फॉर्मूला है, पुट आपने कर दिया तो फिर फॉर्मूला एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड कोमा 0 माइनस आई फाई टू जेड कोमा 0 डी जेड के साथ हम क्या करेंगे, डी जेड की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस कांस्टेंट सी चलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास है रियल पार्ट गिवन है, तो रियल पार्ट जब गिवन है तो क्या करेंगे, तो ये हमारे पास दिया है तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर देंगे। तो पार्शियली डेरिवेटिव कर दिया हमने, ये कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना आता होगा। तो इसको हमने क्या लेट कर लिया है, फाई वन एक्स कॉमा वाई, और हमने बता दिया कि जो x है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, z से, y को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू ई टू दी पावर x की जगह यहाँ पर क्या रख दें, x को हमने रिप्लेस करा है z से तो माइनस z आ जाएगा, z साइन y को हमने रिप्लेस करा है 0 से माइनस 0 प्लस, दिख रहा है ना, हाँ, प्लस ई टू दी पावर माइनस जेड साइन 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये इससे हो जाएगा ये 0, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है, क्योंकि z इंटू 0 क्या हो जाएगा, पूरा 0, और ये भी 0, ठीक है। तो फाई वन जेड कॉमा 0 क्या आ गया, 0, ठीक है। उसके बाद हम y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव। तो हमने y के रेस्पेक्ट में कर दिया, सेम ये इक्वेशन करी है, x को हमने रिप्लेस करा है z से और y को रिप्लेस करा है 0 से, तो सेम हमने ये कर दिया। ये बचा ई टू दी पावर माइनस जेड माइनस 1, ठीक है। फाई टू ये आ गया है। उसके बाद फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा 0 आई फाई टू जेड कोमा 0 डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या आया, ये वाला फर्स्ट क्या आया, ये 0 आया था, ठीक, हाँ जी। तो ये तो 0 हो गया, इसको उतार लेंगे एज इट इज़, ठीक। तो यहाँ पर आई लेट रूल लगेगा। आई लेट क्या कहता है, माइनस आई फर्स्ट का, ये जो है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस सी कांस्टेंट ऐसे ही चलेगा। उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यू विल बी गेट आंसर, ठीक है। एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी आई जेड ई टू दी पावर माइनस जेड प्लस सी, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद है, यदि आपके पास इमेजिनरी पार्ट दिया हो तब क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट है तो उस केस में हम करेंगे सेम वही काम है, लेकिन इसमें एक स्टेप ऊपर नीचे है, रिवर्स प्रोसेस है। वहाँ पे हम करते थे कि पहले u निकालते थे, ठीक है, डेल v अपॉन डेल वाई, यहाँ पर हम क्या निकालते थे, x निकालते थे, ठीक है, यहाँ पर y निकालते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। इस केस में हम y निकालेंगे, y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे,
ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव। उसके बाद सेम प्रोसेस वही है, डेल वी अपॉन डेल एक्स का पार्शियली डेरिवेटिव करके कुछ वैल्यू आएगी, इसमें साई मान लिया है, साई टू जेड कॉमा जीरो, यानी कि जो आपका एक्स है उसको जेड से रिप्लेस, वाई को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद साई वन इंटीग्रेशन विद इन ब्रैकेट साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस सी चलेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया AKTU के एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो AKTU के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करो, पूरी कंप्लीट वीडियो देखो। ठीक है, तो v इजिकल टू 6xy माइनस के 5x प्लस में 3, तो डेल v अपॉन डेल y निकाल लेंगे, तो ये हमारा आ गया साई वन। उसके बाद डेल वी अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, पार्शियली डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये साई टू आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद है कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये आपके पास है। पहले देखते हैं मैपिंग क्या होती है। कॉनफॉर्मल मैपिंग भी है एक टॉपिक, पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। यदि आपके पास एफ जेड एनालिटिक्स है तो एफ डैश यानी कि उसका डिफ्रेंशिएशन इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो उसकी जेड प्लेनर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अभी बताऊंगा मैं क्या होती है क्या नहीं होती। ठीक, पहले मैपिंग देखते हैं, मैपिंग क्या होती है। आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये आपके पास फंक्शन है। तो x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलेगी हमें, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की भी वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये हो गया y और ये हो गया x, दिख रहा है ना आपको, और सॉरी हाँ जी, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक है, x की वैल्यू हमने पहले, x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 मिली, और x की वैल्यू भी 1, इसकी 2, इसकी भी 2, इसकी 3, इसकी 3। तो इससे जब हम मैपिंग करते हैं सेम, ठीक है, तो ये हमारी मैपिंग होती है। अब देखते हैं क्या है इस कॉम्प्लेक्स में। फॉर रियल वैल्यू फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स प्लस 2 है। यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, 2 मिलती है। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलती है, तो ये हो गया, तो ये हमारा मैपिंग होता है। फॉर कॉम्प्लेक्स के लिए w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 2 है, तो w की जगह हम क्या रखते हैं, u प्लस आई भी रख सकते हैं, और z हमारा क्या है, यानी कि x प्लस 2 है प्लस आई वाई, u इज़ इक्वल टू ये x प्लस 2 और v इज इक्वल टू वाई। जो w है वो किस किस फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, कितने वेरिएबल हैं, u और v हैं, u और v हैं। u और v में भी क्या क्या हैं, x और y हैं, तो यानी कि 4 वेरिएबल हैं। ठीक, उसके लिए फिर एक ग्राफ है, ये जेड प्लेनर। हम कोई भी अगर हम ग्राफ शो करते हैं तो वो 3 डायमेंशन तक ही शो कर सकते हैं, तो 4 डायमेंशन में हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि w के जो वेरिएबल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसलिए हम 2 ग्राफ में शो करते हैं। ठीक है, 2 ग्राफ में क्या करते हैं, शो करते हैं। यदि हमने z की वैल्यू 0,0 रखी है तो w की वैल्यू 2,0 मिली है। देखते हैं कैसे। ठीक, तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बनाया है, ये वाला। ठीक, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मेन, जो आपकी कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग जो भी है, यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या है कि आपके पास 2 प्लेन हैं, 2 ग्राफ हैं, जेड प्लेन और एक डब्लू प्लेन। इसमें हमने कोई भी 2 कर्व हैं, क्या हैं, C1 और C2। ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं।
पी पॉइंट पर क्या कर रही हैं, ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी क्या बना रहे हैं, एक थीटा बना रहे हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक, जब ये अल्फ़ा, फिर एक दूसरा लेते हैं डब्लू प्लेन, तो डब्लू प्लेन में क्या है, C1 डैश मान लेते हैं, C2 डैश मान लेते हैं। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। यदि ये थीटा अल्फ़ा है तो ये भी थीटा अल्फ़ा आ रहा है, यानी कि इसका कोई भी थीटा आया, सपोज़ हमने 30 डिग्री मान लिया कि ये इंटरसेक्ट करने के बाद 30 डिग्री आया, तो ये भी 30 डिग्री आ रहा है, तो और सेम डायरेक्शन है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन मतलब जैसे कि ये क्लॉक वाइज चल रहा है और ये भी क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी कि पहले इसमें C2 आ रहा है और C1 आ रहा है, तो इसमें भी पहले क्या आना चाहिए, C2 आना चाहिए, C1 आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहा है, तो डायरेक्शन तो क्या हो गई, सेम आ रहा है, सेम आ गई। ठीक है, अल्फ़ा भी क्या होना चाहिए, जो थीटा बना है वो क्या होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मल मैपिंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, इफ सपोज टू कर्व C1 एंड C2 इन द जेड प्लेन, C1 और C2 दो कर्व हैं जेड प्लेन, इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग C1 डैश है, C2 डैश है, वो W प्लेन में है, ये रहा, वो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं P डैश पॉइंट पर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू FZ। ठीक, यदि इफ़ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एट P, यदि ये दोनों C1 और C2 क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर, सेम एज W प्लेन में भी ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पर, बोथ मैग्नीट्यूड एंड सेंस, यानी कि सेंस मतलब डायरेक्शन क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, सेम, यहाँ पे क्या है, ये सेम सेंस डायरेक्शन, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कन्फर्म एट P, कन्फॉर्मल। ठीक है, उसके बाद नेसेसरी कंडीशन क्या क्या हैं, इफ़ W इज इक्वल टू FZ रेस्पेक्ट कॉन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ डोमेन D इन द जेड प्लेन, जेड प्लेन में डोमेन क्या है, D है, तो इनटू डोमेन D डैश हो जाएगी W प्लेन में, तो वो क्या हो जाएगी, जो फंक्शन है वो FZ क्या हो जाएगा, वो एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा इन D में। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन देख लेते हैं। सफिशिएंट है W इज इक्वल टू FZ, यानी कि कन्फॉर्मल एट ऑल पॉइंट रीजन R में, यानी कि F डैश नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जब भी हम F डैश यानी कि डेरिवेटिव करें FZ का, तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यदि आपके पास W इज इक्वल टू FZ है और Z हमें अल्फ़ा प्लस I बीटा दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन हो जाएगा मोड F डैश, यानी कि मतलब डेरिवेटिव विद इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस I बीटा, मोड में है, ये किस में है, मोड में। एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट विद इन ब्रैकेट F डैश अल्फ़ा प्लस I बीटा, यहाँ पर भी क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द कॉन्फॉर्मल मैपिंग W इज इक्वल टू Z स्क्वायर सो दैट, कि ये शो करिए, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन है, तो जब W इज इक्वल टू FZ इज इक्वल टू Z स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो F डैश Z इज इक्वल टू ये 2Z हो जाएगा, और Z की वैल्यू उठा के हम रख देंगे, ये रही Z की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस I और 2 प्लस I, तो यह क्या होगा 4 प्लस 2I। मैग्नीफिकेशन पूछा है, फर्स्ट पॉइंट मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये रहा, मोड में F अल्फ़ा प्लस I बीटा, अल्फ़ा ये रहा, अल्फ़ा प्लस I बीटा, तो बीटा ये हो गया। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस आर्गूमेंट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर,
ठीक है, यानी कि रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो ही होता है, तो 2√5 आ गया है। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन पूछा है। बी ऑप्शन में एंगल ऑफ रोटेशन का ये रहा फॉर्मूला, तो आप यू विल बी कैलकुलेट इजीली। और उसके बाद फॉर्मूला लगेगा इसमें tan इनवर्स बी अपॉन ए, tan इनवर्स बी यानी कि y अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आपके पास W=FZ है और वो किस फॉर्म में है, AZ प्लस बी अपॉन CX प्लस डी। ABCD क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं, ये क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं। तो उस केस में और ये AD माइनस के BC नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपके पास 3 पॉइंट दिए होंगे, 3 पॉइंट Z प्लेन में और W प्लेन में दिए गए होंगे। कैसे दिए गए होंगे कि Z1 Z2 Z3 Z प्लेन में दिए गए हैं और W प्लेन में W1 W2 W3 W प्लेन में। हम एज्यूम कर लेंगे कि जो W है वो हमने अपनी तरफ से माना है, इसको आप अभी छिपा लीजिए W को। तो ये तो बाकी सब ऐसे ही पॉइंट हैं, W1 W2 W3, ये जो आपके पास गिवन है, तो ये हमने अपनी तरफ से लिख लिया। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इस वाले को घटा देंगे, यानी कि W माइनस W1 W1 माइनस W2 W2 माइनस W3। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने की, फॉर्मूला को ये नहीं लिख के आना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, फिर एक चीज़ याद रखनी है आपको, 13/24 यानी कि जो 1 2 3 4 जो 13 नंबर पे है 1 और 3 नंबर पे है 1, यानी कि ये वाला, ये पूरा यहाँ पर उठा दिया, 3 नंबर पे ये वाला रख दिया हमने। ठीक, उसके बाद 2 और 4 2 और 4 2 वाले पे ये रहा और 4 वाले पे ये रहा। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर W है वहाँ पर Z रख दो, बाकी इक्वल में सेम है। ठीक है, जब भी कैलकुलेट आप इसको करेंगे, कैलकुलेट करके अगर ये फॉर्म आ रही है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे W की फॉर्म में, W=FZ=AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि W को आपको राइट हैंड साइड में ही रखना है, बाकी को इस तरफ भेजना है। ठीक, ओके, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ये आपके पास 3 पॉइंट हैं, Z1 को हमने 0 मान लिया, Z2 को -1, Z3 को इन्फिनिटी, सेम ऐसे ही W को मान लिया। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, 13/24 फॉर्मूला होता है, आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ इक्वेशन फर्स्ट को हमने यूज़ किया, तो W+1 विद इन ब्रैकेट 2 माइनस i और माइनस i का स्क्वायर क्या होता है, माइनस i का स्क्वायर -1 हो जाता है। जब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो W1 प्लस माइनस के 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और उसके बाद साथ में हमें ये भी सॉल्व करनी है, तो ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, हमने ये आ गई। तो उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ -1 माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस Z इज इक्वल टू, लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, -1 n टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, -1 माइनस इन्फिनिटी की जगह n पुट कर देंगे अपॉन n माइनस Z, लिमिट लगा देंगे, फिर n टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, n को कॉमन ले दिया है यहाँ से हमने, तो -1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n माइनस n से n कैंसिल आउट, तो ये फिर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो 0 - 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। फिर यूज इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद Z की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, हमें Z की वैल्यू कैसे लेके आनी है,
जेड प्लस के बी प्लस अपॉन सी जेड प्लस के डी की फॉर्म में लेकर आनी है। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो W, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर किसकी फॉर्म में आ रहा है, जेड की, बल्कि हमें क्या चाहिए, W को एक लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रखना है आपको, तो W आ गया। ठीक है, यदि कोई इमेजिनरी पार्ट पूछता है, इमेज पूछता है जेड, तो वैल्यू हमें फिर वैल्यू ऑफ जेड लिखाना है, फिर मोड कर देंगे जेड का, और z इज़ इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई भी होता है, उसकी जगह पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे फिर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 2-3 साल से बार बार आ रहा है। क्या है, फाइंड द फिक्स पॉइंट क्या होता है, या फिर इनवेरिएंट पॉइंट, फाइंड द फिक्स पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दे रखा है हमें। ठीक है, गिवन w इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1, तो फिक्स पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पर W है वहाँ पर Z वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पर क्या है, W है वहाँ पर हम वैल्यू ऑफ Z पुट कर देंगे। ठीक, तो Z इज़ इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1, तो ये इधर चला गया, तो सॉल्व करने के बाद आपकी 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, 0, Z इज इक्वल टू 0 और 2। तो ये आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और इससे फिर हम कुछ, जैसे ही ये 5th यूनिट आपकी कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर अगली वाली वीडियो में अपलोड ही कर दूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इससे बाद हम यूनिट 5 अपलोड करेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो, जैसे ही ये हमने अपलोड करी है। यदि आपको कुछ भी समझ में कुछ भी क्या, कुछ तो आया ही होगा ना, अगर कहीं से भी कुछ भी बच रहा हो, कोई भी टॉपिक बच रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक बच रहा है, यहाँ से हमें समझ में नहीं आया, तो दोबारा अपलोड कर दूँगा मैं उस पार्ट को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।